वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है जियो का, जो है फिजिकल स्टेट ऑफ अर्थ। इस चैप्टर में हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ की साख्त क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थ की कितनी लेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, दुनिया पर कितनी प्लेट्स पाई जा रही हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशन हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग फॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे दरारें बोलते हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि ज़मीन के जैसे ही अर्थ को आता है, जैसे ज़लज़ले आते हैं तो ज़मीनों पे दरारें पड़ी होती हैं, ज़मीनों पे क्रैक्स वगैरह पड़े होते हैं। वो क्यों होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इन्होंने कहा कि इंसानों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। हमें कैसे इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हम तो अर्थ की सरफेस पे रहते हैं। इन्होंने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ जियोग्राफर जानते हैं, और जियोग्राफर ने ये बताया है कि अर्थ सरफेस से अर्थ के इंटरनल लेयर्स तक जो उसकी थिकनेस है वो 6000 किलोमीटर है। और जैसे जैसे हम अर्थ के इंटरनल लेयर्स की तरफ देखें तो उसका जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। अर्थ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उन्होंने कहा है कि अर्थ की जो स्ट्रक्चर है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है क्रस्ट, फिर कोर और फिर मेंटल। क्रस्ट कौन सा पोर्शन है? क्रस्ट वो पोर्शन है अपर मोस्ट सरफेस जिस पे हम लोग रहते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने 6 में भी जियो में पढ़ के आए हैं कि जो अर्थ की सरफेस है उस पे 71% जो है वो वाटर है, 29% लैंड है, और उस 29% लैंड पे हम लोग रहते हैं। अब अर्थ क्रस्ट को उन्होंने कहा कि ये अपर मोस्ट पोर्शन है, इसकी जो थिकनेस है वो इतनी कम है कि 8 to 40 किलोमीटर्स है। और क्रस्ट को भी 2 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया है। कौन कौन से हिस्सों में? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या इंक्लूड है? लैंड मैसेज मीन ज़मीन वगैरह जो 29% ज़मीन है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और ओशियानिक क्रस्ट क्या है? 71% जो वाटर है वो ओशियानिक क्रस्ट है, क्योंकि उसमें ओशंस वगैरह, पानी वगैरह पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे मिलके बनी है? उन्होंने कहा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलके बनी है, इसीलिए हम इसे स्याल भी बोलते हैं। लुक एट हियर, स्याल SI सिलिकॉन का, AL एल्यूमिनियम का। और ओशियानिक क्रस्ट को उन्होंने कहा हम इसे सीमा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिलिकॉन से मिलके बना है, मैग्नीशियम से और आयरन से मिलके बना है, इसीलिए सिलिकॉन का S, मैग्नीशियम का Ma और आयरन का I, ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तो ये ओशियानिक क्रस्ट बनाएंगी, जिसे हम सीमा बोल रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि ओशियानिक क्रस्ट पे जो ज़्यादातर इसका हिस्सा है, जो ज़्यादातर इसका पोर्शन है वो मिनरल्स पे पाया जाता है। नेक्स्ट है मेंटल। अब उन्होंने कहा क्रस्ट के नीचे वाली जो लेयर है उसे हम मेंटल बोलते हैं, बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के जो जैसे ये देखें, ये ऊपर वाली जो है इसे हम क्रस्ट बोल रहे हैं, जो उसके नीचे वाला हैंड है उसे हम मेंटल बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रस्ट के जो नीचे पोर्शन है हम उसे मेंटल बोलते हैं। और ये मेंटल भी 2 लेयर्स में डिवाइड हुई हुई है, अपर मेंटल और बिलो मेंटल। अब अपर मेंटल की उन्होंने कहा थिकनेस कितनी है? 670 किलोमीटर। लेकिन उन्होंने कहा जो बिलो लेयर है उसकी थिकनेस कितनी है? 20 to 30 किलोमीटर। उन्होंने कहा अपर मेंटल में ज़्यादातर रॉक्स पाई जाती हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं? मोल्टन की फॉर्म में पाए जाते हैं। मीन्स रॉक्स होती जो रॉक्स हैं वो पिघली हुई होती हैं। और जो लोअर मेंटल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो सॉलिड होती है। और इसमें क्या क्या पाया जा रहा है? इसमें आयरन पाई जा रही है, सिलिकॉन पाया जा रहा है, मैग्नीशियम पाई जा रही है, और इसकी थिकनेस 20 to 30 किलोमीटर। नेक्स्ट पे आ जाता है कोर। अब मेंटल के नीचे जो है वो क्या पाया जा रहा है? कोर पाई जा रही है। उन्होंने कहा प्रेजेंट अंडर मेंटल, मेंटल में पाई जा रही है। और कोर को भी 2 लेयर्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, एक्सटर्नल कोर, इंटरनल कोर। अब एक्सटर्नल कोर क्या है? उन्होंने कहा एक्सटर्नल कोर लिक्विड से मिलके बनी हुई है, और इंटरनल कोर सॉलिड से मिलके बनी हुई है। एक्सटर्नल कोर उन्होंने कहा 20 to 50 किलोमीटर इसकी थिकनेस है, और इंटरनल कोर की 12-20 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। ये स्ट्रक्चर जो है ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, जिसकी 3 लेयर्स हम लोगों ने पढ़ी हैं, क्रस्ट, कोर और मेंटल। फिर फर्दर उसकी किस तरह की थिकनेस है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेट्स टेक्टोनिक मूवमेंट।
इसमें उन्होंने कहा है कि पहले बहुत सालों पहले जो है वो सिर्फ एक बर आज़म पाया जाता था, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट होता था, लेकिन लिथोस्फीयर की मूवमेंट की वजह से, उसके नीचे जो प्लेट्स हैं उसकी मूवमेंट की वजह से जो एक बर आज़म था, जो एक कॉन्टिनेंट था, वो डिवाइड होकर बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े सारे कॉन्टिनेंट बन गए। और मौजूदा दौर में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो इसी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हैं। नेक्स्ट उन्होंने आपको प्लेट्स बताई हैं कि प्लेट्स कितनी है, 7 प्लेट्स बताई हुई हैं। पैसिफिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट्स, और इस आप बुक पे देख लेंगे 7 प्लेट्स उन्होंने लिखी हुई है। नेक्स्ट पे उन्होंने कहा फॉल्ट्स क्या होते हैं। अगर आप लोग दुकान पे जाते हैं कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए, ड्रेस परचेज़ करने के लिए आप लोग जाते हैं, आपको कोई ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप लोग कहते हैं कि हमने ये परचेज़ करनी, आप लेने लगते हैं तो सडनली आपकी नज़र पड़ती है कि उसमें कोई होल है या किसी तरह से भी डिफेक्टिव है या कोई उसमें फॉल्ट होता है, उसमें नुक्स वगैरह होते हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि ज़मीन है, जाहिर है उसमें भी कोई ना कोई नुक्स होंगे। मोस्टली उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने देखा होता है कि दीवारों पे जो है वो क्रैक्स पड़े होते हैं, दीवारों पे क्या पड़े होते हैं, दरारें पड़ी होती हैं, इसी तरह ज़मीन में भी होते हैं। उन्होंने कहा कि बिग क्रैक्स और क्लिफ्ट इन अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं या बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फॉल्ट्स बोलते हैं। और ये फॉल्ट्स होते क्यों हैं, ये लिथोस्फीयर की मूवमेंट की वजह से होता है। लिथोस्फीयर जैसे जैसे मूव करती है, जैसे उसकी हरकत आती है, जाहिर है ज़मीन के नीचे जब कोई चीज़ हरकत करेगी तो ऊपर की जो उसकी सरफेस है वो तो वाइब्रेट करेगी, वो तो मूव करेगी, जैसे ही थोड़ी सी भी मूव करेगी तो उसमें क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फॉल्ट बोलते हैं। अब फर्दर उन्होंने फॉल्ट की टाइप बताई हुई कि फॉल्ट की 3 टाइप्स होती हैं, नॉर्मल फॉल्ट, ट्रांसवर्स फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट। अब नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल फॉल्ट वो फॉल्ट जिसमें प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये देखिए मैंने एरो हेड बनाया हुआ है, एक राइट साइड पे जा रहा है, दूसरा लेफ्ट साइड पे। उन्होंने कहा वो फॉल्ट जिसमें प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी उसे हम नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं। और ट्रांसफर फॉल्ट वो फॉल्ट होता है जिसमें अप एंड डाउन मूवमेंट होगी प्लेट्स की, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे ट्रांसफर फॉल्ट बोलेंगे। ये देखिए एक अपवर्ड जा रहा है एरो और एक डाउनवर्ड एरो। थर्ड फॉल्ट उन्होंने कहा रिवर्स फॉल्ट होता है। रिवर्स फॉल्ट क्या होता है कि वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो उसे हम रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। आपने मोस्टली आपने न्यूज़ में सुना होगा जब भी अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, जब ज़लज़ले आते हैं तो न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि इतनी शिद्दत का ज़लज़ला आया, उसकी इंटेंसिटी इतनी थी, स्केल पे इतनी उसकी इंटेंसिटी बताई गई है। तो ये किसकी वजह से बताया जाए, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू वो अर्थक्वेक की जो है वो इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, उसकी इंटेंसिटी मेजर करते हैं। तो उस स्केल को उन्होंने नाम दिया है सिस्मोग्राफ का। उस इंस्ट्रूमेंट को नाम उन्होंने दिया है सिस्मोग्राफ का, कि उसका नाम क्या है इंस्ट्रूमेंट का, उसका नाम है सिस्मोग्राफ। अब उन्होंने कहा कि उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक स्केल होता है, उस स्केल को रिचर्ड स्केल का नाम दिया जाता है। उस स्केल पे क्या होता है, उस पर नंबरिंग दी होती है 0 to 9। उन्होंने कहा 0 to 9 तक उनकी नंबरिंग होती है, वहीं से हम फाइंड करते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो कितनी इंटेंसिटी का है। नेक्स्ट पे उन्होंने कहा होगा अगर इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 9 से भी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए जो रिचर्ड स्केल है वो उससे भी ज़्यादा रीडिंग शो करवाता है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक, ज़लज़ले किसे बोलते हैं, द वाइब्रेशन एंड शेकी मूवमेंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ना अगर हमारी ज़मीन हिलेगी या शेक होगी या एक दूसरे से मिलने लगेगी, इधर उधर लड़खड़ा रही होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक क्यों आते हैं, अगर अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उसमें कोई भी मूवमेंट हो जाएगी, उसकी जो बिलो द अर्थ जो प्लेट्स वगैरह हैं, अगर वो प्लेट्स हिल रही होंगी तो फिर क्या होता है, तो फिर अर्थक्वेक आता है। आगे उन्होंने कहा कि ना अर्थक्वेक की कॉजेज़ क्या है। मैंने आपको बताया कि जैसे प्लेट की मूवमेंट होगी, प्लेट जो ज़मीन के नीचे प्लेट्स हैं अगर वो मूव करेंगी तो ज़मीन क्या करने लग जाएगी, ज़मीन हिलना शुरू हो जाएगी। ज़मीन हिलने शुरू होती है तो हम लोग कहते हैं कि क्या हो गया, ज़लज़ला आ गया। नेक्स्ट है वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म भी एक अर्थक्वेक का कॉज है। वोल्केनिज्म का मतलब होता है आतिशफिशा। उन्होंने कहा जब आतिशफिशा फटता है
तो क्या होता है, तो जल्जला आता है। कैसे आता है, हमारी ज़मीन की सरफेस तो बहुत हार्ड है। उन्होंने कहा है कि वॉल्केनिज्म, इरप्शन और वॉल्केनिज्म की वहाँ से होगी जहाँ पे अर्थ की सरफेस थोड़ी सी वीक है, जहाँ वो एरिया ज़मीन का जहाँ पे ज़मीन की जो थिकनेस है वो बहुत कम होगी, जहाँ पे उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम होगी, वहाँ से मैग्मा जो है वो इरप्ट आउट होगा। तो ये भी एक अर्थक्वेक की क्या है, टाइप है, कॉजेज है, सॉरी। नेक्स्ट है इफेक्ट, कि अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं। आपको पता है जब जल्जला आता है तो बहुत सारी इमारतें वगैरह और बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बहुत सारे लोग अगर घर के अंदर बैठे होंगे और जल्जला वगैरह आता है तो छतें अगर उन पे गिरेंगी तो पीपल्स भी इंजर्ड वगैरह हो जाते हैं। और हमारी इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले जल्जला जब आता है तो हमारी बिजली बंद हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उन्होंने कहा गैस हमारी डिस्टर्ब हो जाती है जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। और साथ में उन्होंने कहा इरिगेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, जो हमारी स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब जल्जला वगैरह आएगा तो हर चीज़ जो ज़मीन पे पाई जा रही है वो सारी डिस्टर्ब होंगी, वो बहुत सारी जो हैं वो क्या होगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जैसे बिल्डिंग वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। जल्जले की वजह से ब्रिजेस वगैरह भी टूट जाएंगे, हमारी सड़कें भी टूट जाएंगी। अगर सड़कें वगैरह टूट जाएंगी तो ज़ाहिर है रेस्क्यू करने के लिए जो लोग हमें आ रहे होंगे उन्हें आने में भी मुश्किलात पेश आएंगी। नेक्स्ट है वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म का मैंने आपको बताया, वॉल्केनिज्म का मतलब होता है आतिशफिशा। उन्होंने कहा कि द इरप्शन ऑफ हॉट सेमी सॉलिड लिक्विड। इरप्शन का मतलब होता है बाहर निकलना, ज़मीन को फाड़ कर जो चीज़ बाहर निकलती है। उन्होंने कहा ज़मीन को फाड़ कर हॉट सेमी सॉलिड, बहुत ज़्यादा गर्म, और सेमी सॉलिड, ना वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है, उसके दरमियान वाली मोल्टन फॉर्म जो है, उन्होंने कहा ज़मीन को फाड़ के जब वो बाहर आती है तो उसे हम वॉल्केनिज्म बोलते हैं। 71% वॉल्केनिज्म जो है वो ओशन के बिटवीन, जो सी के दरमियान जो है वो हिडन होते हैं। और जैसे इरप्शन होगी सेमी सॉलिड लिक्विड की, इसके साथ बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे केमिकल्स वगैरह जो हैं वो भी इरप्ट होके बाहर आएंगी। इसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज होगी। जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज होगी स्किन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत सारे गैसेस के क्लाउड्स वगैरह हैं वो इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। जब वो रीडिंग करेंगे फिर मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट पे उन्होंने कहा कि ना वॉल्केनिज्म की टाइप्स कौन कौन सी हैं। वॉल्केनिज्म की भी 3 टाइप्स हैं और फॉल्ट की भी 3 टाइप्स हैं। वॉल्केनिज्म की फर्स्ट टाइप है वो एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज का क्या मतलब है? एक्टिव वॉल्केनोज का ये मतलब है कि जो सेमी सॉलिड लिक्विड जिसे हम मैग्मा बोलते हैं वो इरप्ट होकर बाहर आता है, उसे हम एक्टिव वॉल्केनोज बोलते हैं। और उसकी इरप्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस रहती है, रुकती नहीं है, उसे हम एक्टिव वॉल्केनोज बोलते हैं। लेकिन डोरमेंट नाम का मतलब क्या है? रेस्टिंग फेज। ठीक है, मीन्स थोड़ी देर के लिए ठहरी हुई। इन्होंने कहा डोरमेंट वॉल्केनोज में क्या होगा, और डोरमेंट वॉल्केनोज में ये होगा कि जो मैग्मा है, जो लावा है, वो बाहर आएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, मीन्स वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इसके ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो फ्यूचर में दोबारा से आतिशफिशा जो है वो फटकर बाहर आ सकता है, दोबारा से सेमी सॉलिड लिक्विड की जो है वो इरप्शन स्टार्ट हो सकती है, और ये टाइप जो है ये बहुत डेंजरस होती है। नेक्स्ट है एक्सटेंट वॉल्केनोज। एक्सटेंट वॉल्केनोज में उन्होंने ये कहा है कि एक्सटेंट वॉल्केनोज इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, इसमें इरप्शन तो होती है लेकिन एक बार अगर ये स्टॉप हो गई तो इसका कोई चांस नहीं है कि ये दोबारा से स्टार्ट होगी। आज तक का जो ओवरव्यू था इस चैप्टर का वो यही था। नेक्स्ट रीडिंग करते हुए मैं डिटेल से बाकी आपको बता दूंगी। अल्लाह हाफिज़।